हेलो बच्चों, हम लोगों का चैप्टर 1 लगभग खत्म हो चुका है। इसमें आप लोगों के कुछ डाउट बचते हैं तो मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स उठाए हैं आपकी एनसीईआरटी में से एज इट इज। तो इनको समझेंगे और इनको भरना है, हमें फिलअप करना है कि क्या आंसर यहाँ पर सही बैठेगा। तो चलिए पहले की बात करते हैं। ह्यूमन रिप्रोड्यूस, तो ये आपकी बुक में दे रखा है कि सेक्सुअली कि एसेक्सुअली। अब हमें पता है कि ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 पेरेंट शामिल होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो फीमेल जो होती है उसके अंदर एग बनता है और मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं। दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा और तब जाकर प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होना है। तो हम 2 पेरेंट से बनते हैं। तो ऐसा इंडिविजुअल तो 2 पेरेंट से बन रहा है, उसके अंदर वेरिएशंस भी बहुत ज्यादा आ जाती है क्योंकि उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स फादर के आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स मदर के आते हैं। जबकि एसेक्सुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट से बनते हैं। तो ह्यूमन जो है उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो इस पहले वाले का आंसर होगा सेक्सुअली। ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली क्योंकि इनमें मेल पार्टनर अलग होता है, फीमेल पार्टनर अलग होता है। तो दोनों के बीच में फ्यूजन होगा, एग और स्पर्म का आपस में फ्यूजन होगा और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। चलिए, तो पहले का आंसर तो ये हो जाएगा सेक्सुअली। अब दूसरा हमारा ह्यूमन्स आर। अब ह्यूमन्स आर में आपने इसमें सेकंड वाले के अंदर 3 ऑप्शन दिए हुए, एक तो है ओविपेरस, विविपेरस और ओविविविपेरस। तो तीनों को पहले समझते हैं। ओविपेरस का मतलब होता है, ओविपेरस का मतलब होता है अंडे देना, एग लेइंग एनिमल्स। जो अंडे देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओविपेरस। जो बच्चों को जन्म देते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम लोग बोलते हैं विविपेरस। बच्चों को जन्म देना, ओके, गिव बर्थ टू ए न्यूबॉर्न, गिव बर्थ टू न्यूबॉर्न। और एक होते हैं इन दोनों का मिक्सअप, ओवी विविपेरस, ओवी विविपेरस। इसमें जैसे एम्फीबियंस हो गए, मेंढक या फिर स्नेक्स हो गए, तो उनके अंदर एग बनता है बॉडी के अंदर ही, और उस एग के अंदर ही जो उनका न्यूबॉर्न होता है वो डेवलप होता रहता है। और बाद में फिर उनकी जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके चारों तरफ का जो एग की मेम्ब्रेन वो टूट जाएगी, रप्चर कर जाएगी और न्यूबॉर्न बाहर आ जाता है। तो ओविविविपेरस के अंदर एग बनेगा, एग बनेगा और वो डेवलप होगा। एग डेवलप्स इनसाइड द बॉडी, साइड द बॉडी एंड हैचेस आउट, और वो वहां से उसको तोड़कर बाहर निकल जाएगा। हैचेस आउट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या लेइंग के टाइम पर, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ में ऑफस्प्रिंग जो बाहर निकलेगी उसके दौरान, ड्यूरिंग डिलीवरी। और इन तीनों कैटेगरी में से कौन सी हमारे अंदर फिट बैठती है? विविपेरस। हम लोग कैसे ऑर्गेनिज्म है? विविपेरस, क्योंकि हम बच्चों को जन्म देते हैं ना कि अंडे देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा ह्यूमन्स आर विविपेरस। विविपेरस यानी कि हम लोग बच्चों को जन्म देते हैं ना कि अंडों को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। फर्टिलाइजेशन इज इन ह्यूमन। तो फर्टिलाइजेशन ह्यूमन के अंदर किस तरह से होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल? देखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर स्पर्म और एग वो वाटर के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं और वाटर में उनका आपस में फ्यूजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होगा और बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन के केस में फर्टिलाइजेशन फीमेल की फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला स्टमक जंक्शन में होता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है उसको इंटरनल कहेंगे और बॉडी के बाहर हो रहा है तो उसको एक्सटर्नल कहेंगे। तो ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर, गैमीट हमेशा एप्लॉइड होते हैं, यानी कि इनके अंदर क्रोमोसोम के जो नंबर होंगे वो आधा होंगे। हमारी डिप्लॉइड सेल में 46 होते हैं, लेकिन गैमीट के अंदर चाहे वो मेल गैमीट हो या फीमेल 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो गैमीट हमेशा एप्लॉइड हो। हाँ, जाइगोट जो होता है वो जाइगोट डिप्लॉइड होता है क्योंकि इसका फॉर्मेशन होता है एक तो मेल गैमीट के मिलने से और एक फीमेल गैमीट के मिलने से। तो n+n होगा तो 2n बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ए मैच्योर फॉलिकल स्पोर। तो ये हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था कि जब ओवरी से
जब ओवम निकलता है, ठीक, मैच्योर फॉलिकल के द्वारा, तो उसको प्रोसेस को बोला जाता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग 14 डेज के आसपास हो जाता है। तो उसमें जो मेच्योर हमारा ओवम होता है वो बाहर निकल जाता है ओवरी से, और उस टाइम पर एलएच हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको एलएच सर्ज भी कहा जाता है। चलिए, ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए हार्मोन कॉल्ड, जैसे मैं बात कर रहा था, एलएच हार्मोन। और ये कहां से आ रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी से, फीमेल की एंटीरियर पिट्यूटरी से। कौन से दिन में इसका लेवल बढ़ जाता है? 14 डेज के आसपास। उसको क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज। नेक्स्ट, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, तो ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? यूटेराइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब में, और उसमें भी स्पेसिफिकली अगर बताया जाए कहाँ पर? एम्पुला इस्थमस जंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एम्पुला इस्थमस जंक्शन, एम्पुला इस्थमस जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म विच इज इम्प्लांटेड इन यूट्रस। तो यूट्रस में कौन सी स्ट्रक्चर इम्प्लांट हो रही थी? पहले जाइगोट बना था, जाइगोट में क्लीवेज हुआ था, क्लीवेज से 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज। 16 सेल स्टेज को मोरुला कहा था, जो कि बाद में यूट्रन की कैविटी में फ्लो कर रही थी, और फिर न्यूट्रिशन को उसने इकट्ठा कर लिया था, जिससे कैविटी डेवलप हुई थी, और फिर बाद में जोना पैलिसिडा को तोड़कर बाहर निकल गई थी, और उससे ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, और वही ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट। जो इम्प्लांटेशन होता है वो ब्लास्टोसिस्ट का होता है, ना कि मोरुला का। तो ये आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स वास्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्रस इज कॉल्ड। कि फीटस, बच्चे, और माँ के बीच में जो वास्कुलर कनेक्शन होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है, उस कनेक्शन को क्या नाम दिया जाता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ही वास्कुलर कनेक्शन है जो माँ को बच्चे से जोड़े हुए हैं, और वास्कुलर कनेक्शन ही ब्लड वेसल्स होती है इसमें। तो कुछ ब्लड वेसल्स बच्चे से ब्लड को लेके जा रही होती है, और कुछ ब्लड वेसल बच्चे की तरफ ब्लड को लेके आ रही होती है। इसके अलावा प्लेसेंटा का काम है CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कराना, एक्सक्रीटिव मटेरियल को उससे बाहर लेना, और न्यूट्रिशन को बच्चे के अंदर भेजना। तो ये है फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है, तो आपकी बुक में दिया हुआ है, मैंने भी बना रखा है, वीडियो बना रखी है मैंने उस पर, तो आप चाहो तो देख सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन, इसमें डायग्राम बनाना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देना है। तो हम लोग चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें हमें क्या बताना है? राइट टू मेजर फंक्शन ईच ऑफ टेस्टिज एंड ओवरी। टेस्टिज और ओवरी दोनों के हमें दो फंक्शन बताने हैं। तो पहले टेस्टिज की बात कर लेते हैं। टेस्टिज, तो पहला फंक्शन है इसका प्रोड्यूस मेल गैमेट, प्रोड्यूस मेल गैमेट, और मेल गैमेट को ह्यूमन में बोलते हैं स्पर्म। तो एक तो ये फंक्शन हो गया टेस्टिज का। दूसरा फंक्शन होता है टू सिंथेसाइज एंड सीक्रेट, टू सिंथेसाइज एंड सीक्रेट मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ओके, मेल सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करेगी और ये मेल गैमेट बनाएगी। ओवरी, इसके भी दो फंक्शन, एक तो फीमेल गैमेट बनाएगी और फीमेल के हार्मोन सीक्रेट करेगी। तो पहला है टू प्रोड्यूस फीमेल गैमेट यानी कि एग। दूसरा इसका फंक्शन होगा बच्चों ये टू सिंथेसाइज एंड सीक्रेट, टू सिंथेसाइज एंड सीक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन, और फीमेल सेक्स हार्मोन जनरली दो होते हैं। कौन कौन से?
ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कार्पस ल्यूटियम इसको बनाता है, ये दोनों हार्मोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है टेस्टिस में पाई जाती है, ये टेस्टिस के अंदर पाई जाती है, लोब्यूल्स के अंदर। हर टेस्टिस के अंदर लगभग 250 लोब्यूल्स होते हैं और उनमें से प्रत्येक लोब्यूल में 1 से लेकर 3 तक हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। एक तो सर्टोली सेल्स जिनको नर्स सेल भी बोलते हैं, इनका काम होता है डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और दूसरी होती है जर्माइनल सेल या जिनको एनसीईआरटी में दिया गया है स्पर्मेटोगोनिया। ये आगे चलकर स्पर्म का फॉर्मेशन करती है थ्रू द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके अलावा इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स are present in interstitia of seminiferous tubule। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के चारों तरफ का जो क्षेत्र है उसमें कुछ और सेल्स पाई जाती हैं जिनको इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल्स कहते हैं। और इन सेल्स का काम होता है दे सीक्रेट and synthesize testosterone. They secrete male sex hormone, that is testosterone. ओके। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर which are present in lobules of testes के लोब्यूल्स में ये प्रेजेंट होती है। तो फंक्शन मैंने बता दिया कि कौन कौन सी इनके अंदर सेल्स होगी। सर्टोली सेल नर्सिंग सेल होती है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी डेवलपिंग स्पर्म को। जर्माइनल सेल या स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म को बनाएगी। इसके अलावा इनके चारों तरफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के चारों तरफ इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है वहां पर इंटरस्टिशियल सेल्स होती है जिनको लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। और होता है टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ाना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, इसका अलग से एक लेक्चर भी मैंने बनाया है, तो चाहो तो आप उसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो उसको वहां पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। देखो बच्चों, जेनेसिस माने होता है फॉर्मेशन और स्पर्मेटो यानी कि स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म। तो स्पर्म के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया है शुक्राणु की बनने की, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणुजनन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन of haploid sperm is known as spermatogenesis। ओके, शुक्राणु बनने की क्रिया या स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो इसको ब्रीफली एक बार समझ लेते हैं। इसमें क्या था, टेस्टिस के अंदर जर्माइनल एपिथेलियम की सेल्स है जो कि डिप्लॉयड नेचर की होती हैं। ये आगे मियोसिस के माइटोटिक डिवीजन के द्वारा डिवाइड करती हैं और बहुत सारी नई सेल्स बनाती है। ये आपस में डिवाइड करेगी और नई सेल बनाएगी और ये भी सेल बार बार डिवाइड करती रहेगी और इस तरह की नई नई सेल्स को जन्म देती रहेगी।
इनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये आदि हमने बोली कि टाइप है स्पर्मेटोगोनिया, जो आगे चलकर स्टेम सेल का काम करेगी और फिर से स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी। और ये टाइप भी थी जो कि आगे चलकर फर्दर प्रोसेस को कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पर ये जो बनी है इसको बोला है स्पर्मेटोगोनिया। अब इस स्पर्मेटोगोनिया न्यूट्रिशन को इकट्ठा करके साइज को बढ़ा लेगी। अब इसको बोलना है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट होने से यहाँ पर 2 सेल बनेगी जिनके अंदर क्रोमोसोम के नंबर आते रह जाएंगे। इनको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इनके अंदर फिर से मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड होने से 2 और सेल्स बन जाएगी इन सभी से, लेकिन अब की बार क्रोमोसोम के नंबर आधे नहीं होंगे, एक ही बार होते से। तो यहाँ पर मियोसिस सेकंड। इनको बोला जाता है स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स। और फिर इनसे आगे चलकर फ्लैजिलेटेड स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ये स्पर्म बनते हैं जिनको स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ। ओके, तो इसमें हमने फेज भी देखे थे, जैसे यहां से यहां तक ये कहलाता है मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। फिर यहां पर सेल ग्रो करती है तो इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज। उसके अलावा यहां से यहां तक ये कहलाता है मैच्यूरेशन फेज, मैच्यूरेशन फेज। ओके, इसके अलावा जो स्पर्म बन जाते हैं, ये स्पर्म बनने के बाद में जो सेल्स होती है, कौन सी सेल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसकी जो ल्यूमेन है, जैसे मान लीजिए सेक्शन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का और ये इसका ल्यूमेन है, तो ये बनने के बाद में इस ल्यूमेन के अंदर रिलीज कर दी जाएगी। तो ल्यूमेन के अंदर इनको रिलीज करने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। ओके, उसको भी पढ़ेंगे, भी क्वेश्चन आएगा उसका। यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस, यानी कि जर्माइनल एपिथेलियम से स्पर्मेटिड बनने तक की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इधर लिख रहा हूं मैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और इन स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेम द हार्मोन इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हमें हार्मोन्स बताने हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। देखिए बच्चों, हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस नाम की ग्लैंड पाई जाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड। उससे लटकी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको शरीर की मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। लेकिन इसका भी मास्टर होता है जो कि इसके ऊपर बैठा हुआ है। जैसे धमाल फिल्म का डायलॉग है, धमाल फिल्म में जो आदि होता है तो उसका डायलॉग होता है कि हर बाप का एक बाप होता है, जिसको हम लोग दादाजी कहते हैं। तो अगर बाकी के एंडोक्राइन सेल का ये बाप है तो इसके भी जो बाप है यानी कि दादाजी, वो हाइपोथैलेमस होते हैं। इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। ये GnRH जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे और वहां से सीक्रेट कराता है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन को। अभी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन 2 होते हैं, FSH और LH, जिनका मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग रोल होता है। FSH की फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH की फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो LH जो होता है ये स्टिमुलेट करता है लीडिंग सेल्स को, या उन पर काम करेगा। ये स्टिमुलेट्स लीडिंग सेल टू सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन ही आगे चलकर रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। FSH जो होता है ये वर्क करता है ऑन सर्टोली सेल्स,
इसके अलावा ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इसको भी सिंथेसाइज करते हैं। और ये प्रोटीन जो होता है टेस्टोस्टेरोन के लेवल को या इसकी कॉन्सेंट्रेशन को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना के रखता है। तो एफएसएच सर्टोली साइड पे काम करता है, एवीपी को बनाता है एंड मेंटेन्स द concentration of testosterone in seminiferous ट्यूब्यूल। एनसीईआरटी में लिखा कि इसके अलावा ये दूसरे फैक्टर भी जो होते हैं उनको प्रमोट करता है, जो आगे चलकर स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। देखिए, जब स्पर्मेटोजेनेसिस हम पढ़ रहे थे तो उसमें दो प्रोसेस थी। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, उसमें जर्मिनल एपिथेलियम से जो स्फेरिकल स्पर्मेटिड्स होती है उन्हें को हम लोगों ने बोला था स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और उन स्फेरिकल स्ट्रक्चर से फ्लैजिलेटेड स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहला रहा था। तो पहले स्पर्मियोजेनेसिस को डिस्कस कर लेते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिलेटेड sperm from spherical spermatids is known as spermiogenesis। स्पर्मिएशन देखते हैं, स्पर्मिएशन क्या होता है। तो जब स्पर्म बन जाते हैं, उनको बनने के बाद में ये मान लीजिए सेक्शन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, ठीक, और ये इसका ल्यूमेन है। तो स्पर्म बनने के बाद में इस ल्यूमेन के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं, और यहाँ से होते होते वो अपने टारगेट चीज तक पहुंचते हैं, यानी कि यूरेथ्रा तक पहुंचेंगे वो। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ mature sperm in the lumen of seminiferous tubule। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में मैच्योर स्पर्म को रिलीज करना क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन। प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्म इन द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो उसको बोलेंगे स्पर्मिएशन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें आपको स्पर्म का लेवल डायग्राम बनाना है, तो वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसकी वीडियो भी अपलोड है, आप चाहो तो उस पर जाकर देख सकते हो। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। तो देखिए, जो ह्यूमन होता है मेल, उसमें एक टाइम में 400 से 500 मिलियन स्पर्म्स जो होते हैं रिलीज होते हैं। तो जो सीमेन है, जिसको हिंदी में वीर्य भी कहते हैं, इस सीमेन के अंदर दो पार्ट होते हैं। 10% जो पार्ट होता है वो स्पर्म से बनता है, इनके अंदर स्पर्म होंगे, और बाकी का जो पार्ट होता है 90% वो एक फ्लूइड पार्ट होता है, जिसको सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। तो अब ये जो सेमिनल प्लाज्मा है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इसमें बहुत सारे फ्लूइड भरे हुए हैं। जैसे कि इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन है, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाकर उसका कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं ताकि स्पर्म आगे मूव कर सके। इसके अलावा इसमें फ्रक्टोज होता है काफी ज्यादा मात्रा में, स्पर्म को एनर्जी देता है। इसमें कैल्शियम आयंस भी होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड भी होता है, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पैसेज को लुब्रिकेट करेंगे, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड। ये सब इसके अंदर कंपोनेंट हो सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड। तो मेल एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर, डक्ट्स की अगर हम बात करें तो डक्ट्स में जैसे कि रेटिटेस्टीज हो गया,
रेटे टेस्टीज। इसमें जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है वो आगे चलकर एक नेटवर्क बनाती है, उनको बोलते हैं रेटे टेस्टीज। तो इट इज द नेटवर्क ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये रेटे टेस्टीज आगे बढ़कर किसमें खुलती हैं, वासा इफरेंशिया में, वासा इफरेंशिया। ये भी एक डक्ट है जो स्पर्म को आगे ले जाएगी। इसके बाद में वासा इफरेंशिया आगे चलकर खुलता है एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस। इसका काम होता है स्टोर करना, स्टोरेज ऑफ स्पर्म का स्टोरेज करता है। इसके अलावा एपिडिडाइमिस आगे चलकर खुलता है वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस। और इनका काम होता है टू ट्रांसपोर्ट द sperm towards यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा के पैसेज की तरफ को ये उसको लेकर जाते हैं। तो ये तो डक्ट्स के अलावा ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। ग्लैंड्स, तो ग्लैंड्स में जैसे सेमिनल वेसिकल आता है पहले, सेमिनल वेसिकल। ये क्या करती है, ये फ्रक्टोज बनाती है, फ्रक्टोज। और इसके अलावा ये कुछ मात्रा में प्रोस्टाग्लैंडिन भी बनाती है जो कि स्पर्म को एनर्जी देता है। सेमिनल वेसिकल के अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो संख्या में एक ही होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और इससे एल्केलाइन फ्लूइड रिलीज होता है, एल्केलाइन फ्लूइड, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो एसिडिक मीडियम है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। इसके अलावा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड, ये नंबर में 2 होती है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। और ये सिक्रेट करती है लुब्रिकेटिंग फ्लूइड को, जो कि यूरिथ्रा का जो पैसेज है उसको चिकना बनाएगा और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को भी चिकना बनाता है। तो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड को ये रिलीज करेंगे। तो ये थे इनके फंक्शन, डक्ट्स के और ग्लैंड्स के। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें ओजेनेसिस को डिस्क्राइब करना है, तो वो ऑलरेडी मैं लेक्चर बना चुका हूँ उसका। 13 में डायग्राम बनाना है ओवरी का, ओके। और 14 में हमें ग्राफिन फॉलिकल का एक डायग्राम बनाना है। तो ये डायग्राम वाली चीजें हैं वो आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं हम लोग। इसमें यहाँ पर हमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सबके फंक्शंस बताने हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कार्पस ल्यूटियम से। तो कार्पस ल्यूटियम की अगर हम बात करें तो फीमेल के अंदर एक टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। इट इज ए टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड which secretes एस्ट्रोजन। लेकिन जो एस्ट्रोजन सिक्रेट करती है वो थोड़ा सा कम मात्रा में होता है। और प्रोजेस्टेरोन जो सिक्रेट करती है वो ज्यादा मात्रा में होता है। और इसका जो लाइफ टाइम होता है वो 10 से 12 दिन का होता है, उसके बाद में ये डिजेनरेट कर जाता है। सेकंड, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इट इज द इनर मोस्ट लेयर, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। और इसी के अंदर चेंजेस होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसी के अंदर वो सारे चेंजेस होते हैं। इट अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस या मंथली चेंजेस ड्यूरिंग menstrual cycle एंड जो इम्प्लांटेशन होता है वो भी इसी के अंदर होता है। एंड इट रिसीव्स इम्प्लांट दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। एक्रोसोम।
एक्रोसोम जो होता है स्पर्म के हेड पर मौजूद होता है और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बना होता है। तो एक्रोसोम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बना है। एक्रोसोम helps in digestion of zona pellucida। जोना पेलुसिडा के डाइजेशन में एक्रोसोम हेल्प करता है, जिससे जोना पेलुसिडा डाइजेस्ट हो जाती है और जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है स्पर्म का वो एग के अंदर एंटर कर जाता है। बी की बात करते हैं स्पर्म की टेल। इट हेल्प्स इन स्विमिंग of sperm inside female ट्रैक्ट। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये तैरने में हेल्प करता है, स्पर्म को तैरने में हेल्प करेगा। इसके अलावा फिमरी जो होती है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का ही पार्ट है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। It captures ovum। ओवम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेकेंडरी ओसाइट आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद में जो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है जिसके साथ कोरोना रेडिएटा भी होती है, तो उसको कैप्चर करने का काम फिमरी करता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट काफी इजी है। क्या है? एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल। एंड्रोजन्स बोलते हैं मेल हार्मोन, जो कि हमारे केस में होता है टेस्टोस्टेरोन। तो एंड्रोजन्स का जो सिंथेसिस है वो सर्टोली सेल नहीं करती है, लीडिंग सेल्स करती है। तो ये ऑप्शन फॉल्स होगा। चलिए अगला देखते हैं। स्पर्मेटोजोआ गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल। ओके, क्योंकि सर्टोली नर्सिंग सेल भी कहते हैं, इनका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना डेवलपिंग स्पर्म को। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। लीडिंग सेल्स आर फाउंड इन ओवरी। बिल्कुल नहीं, लीडिंग सेल्स टेस्टिस में पाई जाती है, सेमिपेयर्स ट्यूब्यूल के चारों तरफ इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। तो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड्रोजन। बिल्कुल, लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज करती है एंड्रोजन को, जो कि टेस्टोस्टेरोन है। बिल्कुल सही है। ओजेनेसिस टेक्स प्लेस इन कार्पस ल्यूटियम। नहीं, ओवरी के अंदर ओजेनेसिस की प्रोसेस होती है। कार्पस ल्यूटियम तो बाद में जो बचा रह जाता है बॉडी येलो कलर की, वो होती है, जो कि बाद में उसके अंदर ही रहती है ओवरी के अंदर, और वहां से फिर एग रिलीज हो जाता है। तो कार्पस ल्यूटियम के अंदर कभी भी ओजेनेसिस नहीं होगा। ये बिल्कुल ही फॉल्स स्टेटमेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सही है, प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो सीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, जिससे एफएसएच और एलएच हार्मोन के लेवल डिक्लाइन कर जाते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। अगला, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन। हाइमन एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो वेजाइना के ऊपर कवर होती है। नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो ये बिल्कुल सही बात है कि प्रेजेंस या फिर एब्सेंस के आधार पर हम हाइमन के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर ये कभी नहीं बता सकते कि जो फीमेल है उसने कभी सेक्स किया है या फिर नहीं किया है, क्योंकि ये जो हाइमन है ये कभी कभी दूसरी एक्टिविटी से भी ब्रेक हो जाती है। जरूरी नहीं कि सेक्सुअल एक्सपीरियंस से ये ब्रेक हो, किसी दूसरी एक्टिविटी से भी हो जाती है, कि हॉर्स राइडिंग करने से हो जाए, या स्विमिंग करने से भी हो सकती है, रस्सा कूदने से भी हो सकती है, या हैवी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रही है फीमेल, तो उससे भी टूट सकती है। तो कभी भी ये इंडिकेटर नहीं होता है, रिलायबल इंडिकेटर, कि जो फीमेल है उसने सेक्स किया है या नहीं। तो बिल्कुल एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड व्हिच हार्मोन रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उसको जाकर देख सकते हो। तो फीमेल के अंदर जो मंथली साइकिल होते हैं उसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। वो 28 डेज के आसपास या फिर 35 डेज तक भी हो सकता है। उसमें जो हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं वो एक तो होता है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और उसके बाद में तो बच्चों आगे के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, विच हार्मोन रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक लेक्चर इस पर ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसमें जो हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं वो ये 4 हार्मोन होते हैं मेजर। एक तो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज पार्चुरेशन एंड विच हार्मोन आर इन्वॉल्व इन इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं, और उस टाइम पर जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है हार्मोन वो होता है ऑक्सीटोसिन, जो कि फीमेल की पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और ये पॉजिटिव फीडबैक के द्वारा काम करता है और यूटेराइन का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिससे बेबी को आगे धक्का दिया जा सके और वो उसकी आसानी से डिलीवरी हो सके। अगला क्वेश्चन है, इन आवर सोसाइटी द वुमेन आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। देखिए, हमारे संसार में औरतों को लड़कियां पैदा करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि फीमेल के अंदर वही सेम तरह के एग बन रहे, सारे एग जो है वो एक्स क्रोमोसोम वाले हैं, और जो मेल है उसके अंदर स्पर्म दो तरह के बन रहे, एक एक्स क्रोमोसोम वाला और एक वाई वाला। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर अगर वाई वाला क्रोमोसोम एग के साथ में फ्यूज कर रहा है तो संतान लड़का होगा, और अगर एक्स वाला वाई उसके साथ में फ्यूज कर रहा है एग के साथ में तो संतान लड़की होगी। तो दोनों के होने के चांसेस 50-50% होते हैं, और ये डिपेंड करता है मेल पे। तो ह्यूमन के केस में सेक्स का डिटर्मिनेशन मेल के द्वारा होता है, ना कि फीमेल के द्वारा, क्योंकि इसमें दो तरह के स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी एग्स आर रिलीज बाय ए ह्यूमन ओवरी इन ए मंथ। तो एक मंथ में एक ओवरी से एक ही एग रिलीज होता है। ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पर कि एक एग राइट ओवरी से रिलीज हुआ हो और एक एग लेफ्ट ओवरी से रिलीज हुआ हो। हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वुड हैव बीन रिलीज इफ द मदर गेव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विंस। जो आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं वो एक ही एग से बनते हैं, एक ही एग एक ही स्पर्म से। हाँ, उसमें जो जाइगोट बनता है वो दो भागों में डिवाइड होकर अलग अलग बेबी को प्रोड्यूस करता है, तो वहां पर एक ही एग बनेगा। और फ्रेटर्नल ट्विंस जो होते हैं ये दो एग से बनते हैं। मान लीजिए कि फीमेल के अंदर एक राइट ओवरी से एग रिलीज हुआ, एक लेफ्ट ओवरी से हुआ। जो स्पर्म है वो राइट की तरफ गया, उसके साथ फ्यूजन करा, फर्टिलाइजेशन करके नया जाइगोट बनाया। दूसरा वाला जो स्पर्म हो लेफ्ट में गया, ओवरी के साथ में जो एग है एग के साथ फ्यूज करा और नया जाइगोट बनाया। फिर इन दोनों जाइगोट से जो बेबी बनेंगे उनको हम लोग फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। उनका प्रोडक्शन जो होता है वो दो एग से होता है। हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक रिलीज्ड बाय द ओवरी ऑफ ए फीमेल डॉग व्हिच गेव बर्थ टू 6 पपी। भाई 6 पपी बनाने तो 6 एग्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे सिंपली आंसर होगा 6 एग्स। तो ये था बच्चों हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पूरा लेक्चर। चलिए, तो इसमें अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत आ सकती है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, तो उसमें आप लोग मेरे को बता सकते हो कि कौन सा चैप्टर आप अगला देखना चाहते हो, या बायो का या फिर केमिस्ट्री का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।